नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सोपान के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारी हिंदी वर्णमाला के अंदर हमने एक वीडियो आपको पहले रिकॉर्ड करके चैनल पर अपलोड किया था, जिसमें हमने स्वरों तक हमारा जो कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर कर लिया था। आज हम बात करेंगे व्यंजनों के बारे में। पूरा वीडियो आज का जो रहेगा वो पूरा व्यंजन से संबंधित रहेगा। तो सभी आप लोग पूरा वीडियो अवश्य रूप से देखना, क्योंकि वर्णमाला का टॉपिक यदि किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर होता है तो यहाँ पर आपको स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, जो संयुक्त व्यंजन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पूछी जाती हैं, और इनमें से कहीं से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट रहता है ये हमारे लिए। तो अपन इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे और देखते चलेंगे कि इसके अंदर अपन को क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम कि व्यंजन क्या होता है। तो देखिए, जो हमने स्वर पढ़ लिए थे, स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं। और जो हमारी ध्वनि है, फेफड़ों से जो वायु निकलती है, वो फेफड़ों से निकलने वाली वायु कम स्पर्श किए, स्पर्श तो आपको पता है करती है, तो हमारे उच्चारण स्थान जो है वो कंठ से लेकर के और ओष्ठ तक और बाहर हमारी नासिका, तो इनसे बहुत कम स्पर्श करे, नाम मात्र का स्पर्श करके और बाहर निकल जाती है, नाक या मुंह के द्वारा। तो वो आपके स्वर कहलाते हैं। लेकिन व्यंजन जो है वो इससे सब कुछ उल्टा होता है। व्यंजन जो है, जब आप व्यंजन बोलेंगे तो हमारी जो वायु है वो स्वर तंत्रियों से क्या करेगी, टकराएगी, घर्षण करेगी, और उसके बाद वो मुंह या नाक के द्वारा बाहर निकलती है। दूसरी चीज, ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, जबकि स्वर स्वतंत्र होते हैं, ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। ये स्वतंत्र क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये इनके अकेले का अस्तित्व बहुत कम होता है। इनके साथ में जब स्वर मिलता है तब जाके अपनी ये पूर्ण अवस्था में आते हैं, मतलब ये अ, आधे रहते हैं। जैसा स्वर उनके साथ में ऐड होता है, वो उसी स्वर के अकॉर्डिंग इनका जो है वो अर्थ आगे बनता है। तो चलिए, यहाँ पर हमने एक परिभाषा यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है कि व्यंजन वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली हवा मुख विवर में अथवा स्वर यंत्र में कहीं ना कहीं रुककर अवरोध सहित एक विस्फोट के रूप में बाहर निकलती है। यहाँ पर आपकी जो स्वर है, जो आपका जो हवा है वो मुख विवर में अथवा स्वर यंत्र में कहीं ना कहीं, मतलब चाहे वो कहीं भी रुके, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, चाहे नासिका, कहीं से भी वो अपना स्पर्श करे, एक विस्फोट के रूप में इसके बाद में वो बाहर निकलती है। व्यंजन के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है। व्यंजन के उच्चारण में किसकी सहायता ली जाती है? स्वर की सहायता ली जाती है। व्यंजन ध्वनि अवरोध के हटने पर ही उच्चारित होती है, और जो ही अवरोध हटता है तो कुछ न कुछ स्वर की ध्वनि आ ही जाती है। मतलब जो आपका व्यंजन है, जैसे माना कि मेरे पास एक कै है, और यदि मैं इसमें ए मिला देता हूं तो ये आपका बन जाएगा पूरा कै। क्या बन जाएगा? ये पूरा कै। तो इस व्यंजन को, ये आपका व्यंजन है, ये आपका स्वर है, ठीक है ना? इस स्वर की सहायता से जो ये कै है इसका निर्माण हुआ। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ न कुछ स्वर की ध्वनि आ ही जाती है। यदि मैंने इस कै के अंदर आ जोड़ दिया होता तो ये का की ध्वनि आ जाती, का। हम बोलेंगे इसको का, तो आ यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको बोलने में आ जाएगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जो स्वर है उसकी ध्वनि आपको यहाँ पर व्यंजन के अंदर आपको सुनाई पड़ती है। तो ये आपके जो है व्यंजन होते हैं, ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, स्वरों पर डिपेंड होते हैं और स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। आगे अपन को इनका वर्गीकरण पढ़ना है कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजनों का वर्गीकरण क्या है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे स्पर्शी व्यंजन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है कि जिन वर्णों व्यंजनों का हम उच्चारण करें
और हमारी जो फेफड़ों से जो वायु बाहर निकलती, क्योंकि वायु के बिना आपको पता है कि वर्णों का उच्चारण करना संभव नहीं है। और हिंदी में एक चीज और आपको यहाँ पर बता देता हूँ, हिंदी में वायु को प्राण कहा जाता है। हिंदी में वायु को क्या कहा जाता है? प्राण। मतलब जो वायु हमारी बाहर आती है उस वायु को हम हिंदी के अंदर प्राण के नाम से संबोधित करते हैं। और अल्प प्राण, महाप्राण अपन व्यंजन और जो स्वर है, वर्ण जो है, इनको हम पढ़ते हैं। आगे जाके हम ये भी पढ़ेंगे, घोष है, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का दांत, वर्ष, तालु, मूर्धा दोनों होठों अथवा गले की आंतरिक चमड़ी से स्पर्श होता है तथा कुछ रुकावट के बाद ध्वनि का स्फोट होता है, श्वास बाहर निकल जाती है, स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। मतलब जहां पर आपको आपकी जो जीभ है वो चाहे आपके दांतों से स्पर्श करे, चाहे वो आपकी मूर्धा से स्पर्श करे, चाहे वो आपके दोनों होठों से स्पर्श करे, कुल मिलाकर वो आपकी आंतरिक कहीं ना कहीं हमारी जो स्वर तंत्रियां हैं उनको स्पर्श करती है। और स्पर्श करने के बाद ही उसकी जो ध्वनि है वो स्फुटित होती है, मतलब ध्वनि निकलती है। ऐसे जो वर्ण होते हैं हम इनको स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। ये आपके जो टोटल वर्ण हैं वो आपके कितने हैं? 20 वर्ण हैं। इसके अंदर आपके चार जो आपके वर्ग हैं उनको यहाँ पर रखा गया है। एक आपका के वर्ग है, एक आपका टे वर्ग है, एक आपका ते वर्ग है और एक आपका पे वर्ग है। जो आपका चे वर्ग है इसके अंदर क्या होता है? घर्षण अधिक होता है। तो इनको हमने हमारी हिंदी के अंदर एक अलग प्रकारों में डाला हुआ है। आप चाहें तो यदि इसके कहीं कहीं पर व्यंजन के 3 ही प्रकार पढ़े जाते हैं, जैसे स्पर्शी व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, तो वहाँ पर जो है वो चय वर्ग को स्पर्शी व्यंजन के अंदर ही रखा जाएगा। लेकिन यदि ये अलग से भी आपको मिल जाए स्पर्श संघर्षी व्यंजन के नाम से, तो वहाँ पर जो चय वर्ग है ये आपका वहाँ पर रखा जाता है। बाकी के ये 4 वर्ग जो हैं इनमें से 20 वर्ण जो आपके हैं, ये 20 वर्ण आपके कौन से व्यंजन के अंदर आते हैं? ये स्पर्श व्यंजन के अंदर आते हैं। यहाँ पर आपको लिखा भी हुआ है, संस्कृत में चय वर्ग जो है स्पर्श था, स्पर्श व्यंजन के अंदर आता है, किंतु हिंदी में अब यह स्पर्श संघर्षी व्यंजन बन गया है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन के नाम से इसको जाना जाता है। ये क्या है? थोड़ा संघर्ष ज़्यादा करता है, मतलब इसमें वायु का जो घर्षण है वो अधिक मात्रा में होता है। तो यहाँ पर अपन को ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे स्पर्श संघर्षी व्यंजन, जो आपने अभी पढ़ा है कि चय वर्ग को बोलने में सांस स्पर्श के साथ साथ कुछ घर्षण के साथ निकलती है। मतलब यहाँ पर जो है स्पर्श तो होता है, लेकिन स्पर्श के साथ साथ यहाँ पर थोड़ा सा घर्षण ज्यादा होता है, और घर्षण अधिक होने के कारण यहाँ पर स्पर्श संघर्षी व्यंजन इसका नाम दिया गया। इसलिए हमने इसको चय वर्ग को पूरा स्पर्श संघर्षी माना है। कुछ लोग चय वर्ग को अभी भी संस्कृत के आधार पर तालव्य मानते हैं। वे हिंदी व्याकरण और भाषा वैज्ञानिकों द्वारा की गई इस नई शोध से परिचित नहीं है। कुछ लोग अभी भी इनको संस्कृत के आधार पर क्या मानते हैं? इनको तालव्य वर्ण के नाम से जानते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको पता है हिंदी है, ये हिंदी के अंदर जो परिवर्तन है वो चलता रहता है, नई नई चीज़ें निकल के आती है, नए नए हमारे जो एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ जो हैं, वो इन पर शोध करते हैं, इनको अच्छी प्रकार से इनका अध्ययन करते हैं और उसके बाद में हम तक इनको पहुंचाते हैं। तो ये लगातार अपडेशन वाली चीज़ें जो हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। अगला हमारा जो तीसरा प्रकार होता है वो होता है संघर्षी व्यंजन। कौन सा होता है? संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन जो हैं वो आपके क्या हैं? 4 हैं। एक तो से से और है। ये आपके 4 व्यंजन हैं। इनका उच्चारण जब आप करते हैं तो हमारे मुख में जितने भी स्वर तंत्रियां हैं,
ठीक है ना। जो वायु मार्ग जो हमारा है, जिसमें हमारी फेफड़ों से निकलने वाली जो वायु है, वो हमारी जिस मार्ग से निकलती है, जहाँ पर जो बीच में जो स्वर तंत्रियाँ पड़ती हैं, उन स्वर तंत्रियों से क्या होता है, एक विशेष प्रकार का संघर्ष होता है, एक विशेष प्रकार का घर्षण होता है, और वायु का जो मार्ग है वो क्या हो जाता है, संकीर्ण हो जाता है। इसके कारण इसमें क्या होता है, वायु जो है वो तीव्र गति से निकलती है और वो गर्म होती है। ठीक है ना, हवा रगड़ के साथ निकलेगी और ये गर्म हो जाएगी। इसलिए इनको हम ऊष्म व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। इनको हम किसके नाम से भी जानते हैं, ऊष्म व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। ये भी अपन को ध्यान रखना है। यदि आपसे ऊष्म व्यंजन के बारे में भी आपसे पूछ ले कोई, तो ये चारों व्यंजन जो हैं वो आपके ऊष्म व्यंजन कहलाएंगे। चारों व्यंजन क्या कहलाएंगे, आपके ऊष्म व्यंजन कहलाएंगे। इसका कारण क्या है, जब हमारी वायु निकलती है तो ये क्या करते हैं, ये हमारे स्वर तंत्रियाँ जो हैं उनके अधिक निकट जाते हैं, अधिक उनसे स्पर्श होता है, तो वायु का मार्ग संकीर्ण हो जाता है। वायु कम जगह से होकर निकलती है, तो वहाँ पर ये क्या करती है, वायु की गति बढ़ जाती है और ये क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। अगले हमारे होते हैं उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन जो है वो आपके हैं दो, डे और ढ, डे और ढ। ये आपके उच्छिप्त व्यंजन है। आप इसको उड़ के नाम से भी जो है इसको ट्रिक के रूप में इनको ध्यान रख सकते हो। ठीक है ना, लुंठित को लुर मान सकते हो, पार्श्विक को आप पल मान सकते हो। ठीक है ना, जैसे लुंठित लुर मतलब रे वर्ण हो गया आपका, है ना। उच्छिप्त उड़ मतलब डे और ढे इसके अंदर आ गए आपके उच्छिप्त में, डे और ढे। पार्श्विक में ले आ गया आपका पल, है ना। तो ऐसे भी इनको अपन जो है वो याद रख सकते हैं। यहाँ पर अपन उच्छिप्त इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारी जो जब इन डे और ढे को जब हम बोलते हैं, तो डे और ढे को बोलते हैं, तो आप कभी भी इनको प्रयास करना बोलने का, तो हमारी जिह्वा का जो अग्र भाग है, आगे का जो भाग है, ये आगे का भाग हमारा ऊपर उठता है और किसको स्पर्श करता है, ये मूर्धा को स्पर्श करता है। किसको स्पर्श करता है, मूर्धा को। और मूर्धा को जब ये स्पर्श करता है तो यहाँ पर एक झटका लगता है। यहाँ पर क्या लगता है, एक झटका लगता है। इसलिए इनको हम उच्छिप्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। झटके के साथ दूर तक छूकर किया जाता है। जिह्वा की जो नोक है, ड ड ढ, तो जब आप बोलेंगे तो ये मूर्धा को स्पर्श जो हमारी जीभ है वो करेगी, लेकिन वो क्या कैसे करेगी, उच्छिप्त रूप से, मतलब उसको झटके के साथ स्पर्श करेगी। इसको यहाँ पर देखिए, अथवा ताड़न जात वर्ण भी इसको, व्यंजन भी इसको बोला जाता है, क्योंकि ये जीभ की मूर्धा पर मारने से उत्पन्न होता है। जीभ हमारी मूर्धा पर झटके से स्पर्श करती है, तो इसलिए इसको ताड़न जात व्यंजन भी कहा जाता है। इन व्यंजनों का उच्चारण हिंदी की अपनी विशेषता है, अतः अंग्रेजी से आए हुए शब्द जैसे रेडियो, वॉडी, रोड, राड, बोर्ड आदि में इनका उच्चारण नहीं करना चाहिए। इसी तरह डे ढे के संयुक्त व्यंजन की स्थिति में होने पर गड्डी, बुड्ढा, अंडा एवं उपसर्ग के बाद आने पर भी निडर, सुडोल, डे ढे का उच्चारण नहीं होता है। आपको पता है कि ये सारी चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। नहीं भी पता है तो ये चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि उच्छिप्त वर्ण जो है वो आपके डे और आपके ढे, ये दोनों जो है वो होते हैं। ये तो अपन को पता होना जरूरी है। उड़ याद रख लो आप, उड़, उड़, लोर, पल, है ना, ऐसे अपन इनको याद रख सकते हैं। अगला हमारा है लुंठित प्रकंपित व्यंजन, जो हमने अभी बताया था कि आप इसको लुर के रूप में याद रख सकते हो। लुर, लुर मतलब लुंठित में रे आएगा। लुर मतलब लुंठित में क्या आएगा, रे आएगा अपन का। ठीक है ना, क्योंकि रे के उच्चारण में जीभ लुढ़कती सी जीभ को कंपित करती है, लुढ़कती से, है ना, और उसमें एक कंपन होता है, इसलिए रे को लुंठित प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है। रे जब आप उच्चारण करेंगे तो एक जीभ क्या है, थोड़ी सी लुढ़कती सी दिखाई देगी आपको, और इसमें जीभ में एक वहां पर आपको एक कंपन होगा। कंपन जब होगा तो इसको हम प्रकंपित के नाम से भी जानते हैं, और ये लुढ़कती है इसलिए इसको हम लुंठित के नाम से भी जानते हैं। ये मात्र आपका एक वर्ण है, एक व्यंजन है रे,
ये आपका कौन सा है, लुंठित। इसको अपन को ध्यान रखना है, बिल्कुल परीक्षा की दृष्टि से भी ये इम्पोर्टेंट होता है, परीक्षा की दृष्टि से भी ये इम्पोर्टेंट रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, और सातवां हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, अर्धस्वर अंत्यस्थ ईशत स्पर्श व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन जो अपन पढ़ते हैं, जैसे काफ़ी बार तीन ही प्रकार के व्यंजन पढ़ाए जाते हैं, तो उसमें आपके स्पर्शी, अंत्यस्थ और ऊष्म, ये तीन ही आते हैं। तो यहाँ पर अपन अंत्यस्थ को पढ़ेंगे कि यह वे के उच्चारण में मुंह में क्रमशः जीव, तालु और होठों का स्पर्श कम होता है, इसलिए इन्हें ईसत तनिक स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यह वे जो है आपको पता है, इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। यह और वे को इनको क्या कहा जाता है, इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। अर्धस्वर क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है यह जो होता है वो ई का भाव देता है, और बे जो होता है वो ऊ का भाव देता है। ये आप संधियों के अंदर भी हम पढ़ लेते हैं, संधियों के अंदर भी हमने पढ़ा है, तो इसलिए इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। तो यह बे का उच्चारण अवरोध की दृष्टि से स्वर एवं व्यंजन के बीच का है, अतः इन्हें अर्धस्वर, आधेस्वर और आधे व्यंजन या अंतस्थ अवरोध की दृष्टि से स्वर एवं व्यंजन के बीच की स्थिति ने पूरे व्यंजन, ने पूरे स्वर व्यंजन भी कहा जाता है। ये क्या है, संधि में ई को यह कहा जाता है, ऊ को बे में बदल दिया जाता है, तो ये यहाँ पर अर्धस्वर इसलिए माने जाते हैं। संस्कृत में रे और ले को भी अंतस्थ माना जाता है, किंतु हिंदी में केवल ये और वह ही अंतस्थ हैं, रे और ले नहीं है। ये अपन को ध्यान रखना है। संस्कृत में आपके ये, रे, ले, वे, ये आपके चारों व्यंजन हैं, वो इसी श्रेणी में आते हैं। कौन सी भाषा में, संस्कृत में। लेकिन बात करते हैं अपन हिंदी की, तो हिंदी में ओनली ये दो जो व्यंजन है ये आपके अंत्यस्थ व्यंजन के अंदर आते हैं। तो ये रे और ले कहाँ गए, तो अभी हमने पढ़ लिया है कि ले जो होता है वो क्या होता है, लुंठित होता है या प्रकंपित कहते हैं इसको, और ले को जो है वो अपन अभी पढ़ेंगे, ठीक है ना, ले को अपन अभी पढ़ेंगे। रे जो होता है लुर, मतलब लुंठित या प्रकंपित, तो ये भी अपन को यहाँ पर ध्यान रखना है। आठवां आ गया अपन का ले का पार्श्विक व्यंजन। ले के उच्चारण में सांस जीभ के दोनों पार्श्व से निकलती है, इसलिए यह पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। हिंदी में ले का महाप्राण व्यंजन लह विकसित हुआ है, कुल्हाड़ी, दूल्हा, कोल्हापुरी, ये क्या है, महाप्राण व्यंजन है ले का। ले के साथ में अपन है को क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे, जैसे यहाँ पर अपन को कुल्हाड़ी, ठीक है ना, ये यहाँ पर अपन को जोड़ा गया, ऐसी रे के साथ में भी है जोड़ा जाता है। तो पार्श्विक व्यंजन जो होता है इनका उच्चारण ले का जब हम करते हैं तो जीभ हमारी दोनों, जीभ के दोनों पार्श्व से वायु जो है वो बाहर निकलती है, सांस निकलती है, इसलिए हम इसको पार्श्विक व्यंजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हिंदी में ले को मात्र ले क्या है आपका पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। अगला हमारा है अल्प प्राण महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जिन व्यंजनों के उच्चारण में सांस की मात्रा कम लगानी पड़े उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। हमने आपको कहा था कि प्राण जो है वो वायु को कहा जाता है हिंदी के अंदर। प्राण किसको कहा जाता है, वायु, और इसमें मैंने अल्प शब्द जोड़ दिया है। अल्प वायु मतलब कम वायु, कम सांस निकलती हो, कम वायु निकलती हो, इनके उच्चारण में उनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। और ये वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण कौन कौन से, दूसरे और चौथे व्यंजन जो आपके होते हैं, ये इनको छोड़ करके, मतलब ये अपन को ध्यान रखना है, दूसरे और चौथे को, तो इसका मतलब 1, 3, 5, 135, इनको छोड़ करके ये क्या है, अल्प प्राण है। मतलब ये 135, 1, 3, 5 जो हैं वो आपके अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। दूसरे और चौथे जो व्यंजन होते हैं खे और घे, ठीक है ना, जैसे कै के वर्ग में खे और घे, ऐसी चे वर्ग में, ऐसी सब में उच्चारण में सांस की मात्रा अधिक लगानी पड़ती है, इसलिए इन्हें महाप्राण व्यंजन कहता है। ये रे ले वे अल्प प्राण है, से महाप्राण है। यह रे लेवे आपको पता है कि ये आसानी से बोलते हैं, इसलिए इनको हमने अल्प प्राण में रखा है। और से है, आपको पता है इनके अंदर अधिक वायु बाहर निकलती है,
जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो वायु गर्म भी होती है और अधिक मात्रा में भी होती है, क्योंकि जब ये वायु निकलती है तो ये इनका जो मार्ग होता है वो संकीर्ण हो जाता है, तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है। यहाँ पर अपन को ध्यान रखना है कि अल्प प्राण जो है वो आपके कौन कौन से हैं, 1 3 5, है ना, ये रे ले वे। यदि बात होती है महाप्राण की तो आपके दूसरे चौथे वर्ण और आपके से है, ये आपके महाप्राण। डे जो है अल्प प्राण है तथा ढे महाप्राण। हिंदी में न में रे ले के महाप्राण रूप ये जो आपको अभी बताए गए हैं कि जब ये है के साथ में ऐड हो जाते हैं न में रे और ले, तो ये अल्प प्राण को किस में बदल देते हैं, महाप्राण के रूप में ट्रांसफर कर देते हैं, मतलब महाप्राण बन जाते हैं। क्योंकि आपको पता है जब इनके साथ में है ऐड हो जाएगा तो वायु जो है वो अधिक बाहर निकलेगी। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अगला जो हमारा इसमें टॉपिक आएगा, अगला घोष एवं अघोष व्यंजन का हमारे यहाँ पर आ जाता है, जो भी ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा के गले से निकलने पर स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा हो जाता है। ठीक है ना, जब भी हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो हवा गले से जब निकलेगी तो हमारा इसमें क्या होता है, स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा हो जाता है। तो उन व्यंजनों को हम घोष कहते हैं। उन व्यंजनों को क्या कहते हैं, घोष। अब इसको हम देखिए, घोष को हम सघोष के रूप में भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, सघोष और अघोष, सघोष और अघोष या घोष और अघोष, ठीक है ना, कैसे भी आप बोल सकते हो उनको। जिनके उच्चारण में यह कंपन नहीं होता है उनको हम अघोष कहते हैं। जिनके उच्चारण में कंपन होता है, घोष नहीं होता है तो अघोष होता है। व्यंजन वर्गों के तीसरे चौथे और पांचवें व्यंजन गे घ ड झ जय झ न ड ढ न द त न ब भ म आदि और यह रे ले बे है, और ये आपके जो बनाए गए हैं ये सब घोष व्यंजन कहलाते हैं आपके। इसके अलावा वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन जो है वो आपका और से कुल 14 व्यंजन और आपके विसर्ग वाले जो हैं ये सब अघोष होते हैं। समस्त स्वर घोष वर्ण होते हैं। स्वरों की यदि बात करते हैं तो समस्त स्वर घोष वर्ण होते हैं। तो ये भी अपन को ध्यान रखना है, परीक्षा की दृष्टि से ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है ना, अघोष वर्णों में अपन को 14 वर्ण ध्यान रखने हैं, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा वर्ण आपका इसमें से आएगा, तो ये 10 तो आपके यही हो गए। इसके बाद में आपके जो है से, ठीक है ना, 3 आपके ये हो गए, और है आपका जो है विसर्ग के रूप में जो आता है। इस प्रकार से 14 वर्ण आपको यहाँ पर लिखे जाते हैं। 10वां हमारा है नासिक की व्यंजन। नासिक के व्यंजन में अपन इनको पंचम वर्ण के रूप में भी जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं, पंचम वर्ण। ड न न न में व्यंजनों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है। आपको पता है कि इसमें जो वायु है वो मुख से न निकल करके नाक से निकलती है। ये प्रत्येक वर्ग का लास्ट मतलब पंचम वर्ण होता है। ये 5 वर्ग हैं तो 5 वर्गों के 5 पंचम वर्ण हैं। ये आपके नासिक वर्ण कहलाते हैं, या इनको आप अनुनासिक व्यंजन भी कह सकते हैं। हिंदी में न में के महाप्राण व्यंजन जो आपको पहले भी बताया गया है के साथ ये जुड़े हुए हैं, जैसे कणहैया, कणहैया, है ना, तुम्हारा। तो ये जो है आपके क्या है, महाप्राण बन जाते हैं। न और मैं को महाप्राण, इसलिए ये अनुनासिक व्यंजन आपके कहलाते। कौन से, नासिक। नासिक व्यंजनों को हम अनुनासिक व्यंजन के रूप में भी जानते हैं। ये आपके क्या है, व्यंजन है। इसके बाद यदि अपन बात करें जो आपके न स्वरों में आते हैं न व्यंजनों में आते हैं, लेकिन जिनका हम हिंदी के अंदर प्रयोग करते हैं, उनको हम अलग से एक अयोगवाह की श्रेणी में रखते हैं। किस में रखते हैं इनको, हम अयोगवाह में रखते हैं। इसको हम अयोगवाह के अंदर रखते हैं। अब अयोगवाह के अंदर कितनी चीजें आती हैं यहाँ पर आपको यदि देखी जाए तो यहाँ पर वैसे तो 4 यहाँ पर अयोगवाह होते हैं। एक आपका हो गया अनुसार, एक आपका हो गया अनुनासिक, एक आपका हो गया विसर्ग, एक आपका हो गया हलन।
आपको पता है हलंत का प्रयोग ज्यादातर संस्कृत के अंदर किया जाता है, बाकी की तीनों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। यदि अपन एक एक के बारे में बात करते हैं, जैसे यदि मैं अनुस्वार के बारे में सबसे पहले आपसे बात करता हूं, और इसकी चिन्ह जो है वो आपका ये होता है, ऊपर जो बिंदी हम लगाते हैं उसको हम अनुस्वार कहते हैं, और ये आपके स्वरों के अंदर ऐसे आता है, अंग, अंग, अह, हम बोलते हैं स्वरों में, ये शुद्ध स्वर नहीं है, ये शुद्ध स्वर नहीं है। यदि ये शुद्ध स्वर होता तो इसको हम स्वरों में इसका अध्ययन कर लेते, स्वरों में इसको पढ़ लेते, लेकिन ये शुद्ध स्वर नहीं होने के कारण ये, और ना ही ये व्यंजन है, तो ये अयोग वाह में गया, और अयोग वाह में इसको हम जो है पढ़ेंगे। इसका यदि अपन देखें तो ये स्वरों से अलग हो सकता है, ठीक है ना। एक इसकी ये विशेषता है कि यदि आप इस अनुस्वार को कभी भी चाहें वहां इसको आप स्वरों से अलग कर सकते हैं। तो स्वरों से अलग करने का तरीका क्या है आपका, स्वरों से इसको कैसे अलग किया जा सकता है। जैसे माना कि मैंने यहां पर लिखा चंदन, है ना, आपसे कोई पूछता है कि भाई च के ऊपर जो बिंदी लगी हुई है ये क्या है, तो ये आपको पता है ये क्या है, आपका अनुस्वार है। क्या है, आपका अनुस्वार है। तो अनुस्वार को यदि मैं अलग करना चाहूं तो यहां पर देखिए मैं च से मैं स्वर को अलग कर दूंगा, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, अनुस्वार को अलग करना है। तो अनुस्वार को अलग करने से पहले अपन को देखना चाहिए कि उसके बाद वर्ण कौन सा है। उसके बाद वर्ण है आपका द। तो द कौन से वर्ग में आता है, तय वर्ग में। और तय वर्ग में जब आता है तो तय वर्ग का पंचम वर्ण हम यहाँ पर लिखेंगे, और वो भी कैसा लिखेंगे, आधा, ठीक है ना। ये द हो गया, ये ए हो गया, ये न हो गया, और ये ए हो गया। इस प्रकार हम इसका क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। कहने का मतलब हमने जो ये अनुस्वार है, ये हम अनुस्वार को हम देखिए व्यंजन से तो पृथक कर सकते हो आप, लेकिन इसको हम स्वर से पृथक भी कर सकते हैं, स्वर से भी आप इसको हटा सकते हैं। ये आपका क्या होता है, अनुस्वार। ये किसका बोध कराता है, किसका आपको अर्थ देता है, ये पंचम वर्ण का अर्थ देता है। और इसका नियम भी है, आपको पता है व्यंजन संधि के अंदर, जिसमें हम किसको, अनुस्वार को किस में बदलते हैं, में बदलते हैं। ये हमारा नियम भी है। कहां पर है ये नियम, व्यंजन संधि के अंदर, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे नंबर 2 पर अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक को हम चंद्र बिंदी के रूप में देखते हैं, और ये नाक से बोले जाते हैं, ठीक है ना, नाक से बोले जाते हैं। एक दूसरी चीज इनकी होती है, क्या होती है, दूसरी बात इनकी ये होती है कि इनको, जैसे वहां पर हमने लिखा स्वरों से अलग हो सकते हैं, ये स्वरों से अलग नहीं हो सकते हैं, ये स्वरों से अलग नहीं हो सकते हैं, स्वरों से इनको अलग नहीं कर सकते आप। जैसे माना कि कोई भी आपने लिख दिया, जैसे यहां पर मैंने चांद लिख दिया, अब मैं यदि इसको अलग करना चाहूं तो व्यंजन को तो मैं अलग कर दूंगा, लेकिन ये स्वर के साथ में जो हमारे यहाँ अनुनासिक लगाया गया है, ये आपका स्वर के साथ में लगा रहेगा, मतलब ये स्वर से पृथक नहीं हो सकता, ठीक है। ये किससे पृथक नहीं हो सकता, स्वर से पृथक नहीं हो सकता। एक इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है कि यदि वर्ण की सिरोरेखा पर, यदि वर्ण की सिरोरेखा पर कोई मात्रा हो तो अनुनासिक अनुस्वार में बदल जाता है। ये भी अपन को ध्यान रखना है।
कैसे बदल जाता है? जैसे माना कि मैं यहां पर लिखूं कोपल, ये मैंने यहां पर लिखा कोपल। आप यहां पर देख रहे हैं कि ये जो बिंदी लगी हुई है, बिंदी को हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। लेकिन यहां पर ये अनुस्वार है या नहीं है? यदि ये यहां पर अनुस्वार होता तो आप इसको पंचम वर्ण में बदल के देख लो। तो पंचम वर्ण में जब आप इसको बदलोगे तो ये क्या होगा? कोमपल ऐसे होगा, मतलब पे वर्ग का यहां पर पंचम वर्ण आएगा, जबकि ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है? ये क्या है? ये अनुनासिक के रूप में यहां पर आया है, लेकिन लेकिन इसकी सिरोरेखा पर ये मात्रा होने के कारण, जैसे ए की मात्रा हो, है ना, आई की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो या औ की मात्रा हो, यदि ये मात्राएं आपको दिखाई दे रही हैं तो ये किस में बदल जाता है? ये अनुस्वार में बदल जाता है। किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में। तो ये अपन को ध्यान रखना। इसका पता कैसे चलेगा? जो मैंने आपको बता दिया, यदि आप इसको कोमपल बोलोगे तो ये गलत हो जाएगा, या कोनपल बोलोगे तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये अनुस्वार नहीं है, यहाँ पर इसका पंचम वर्ण नहीं बनेगा। ये क्या है? यहाँ पर अनुनासिक है। ऊपर मात्रा लगने के कारण इसको किस में बदल दिया गया? अनुस्वार में बदल दिया गया। इसके बाद नंबर 3 पर हम बात करते हैं किसकी? विसर्ग की। जो आपको पता है इस प्रकार से लगाया जाता है, और इसकी जो ध्वनि होती है वो है की ध्वनि ये निकालता है। किसकी ध्वनि निकालता है? है की। यदि इसके बारे में इंपॉर्टेंट अपन बात करते हैं, संस्कृत में इसका अधिक प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में अधिक प्रयोग, हिंदी में भी हालांकि इसका प्रयोग होता है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किस में होता है? संस्कृत में। इसको हम स्वरों में भी पढ़ते हैं, जो आपने देखा होगा अह, ठीक है ना, है की ध्वनि देता है ये, और इसका प्रयोग सबसे ज्यादा संस्कृत में होता है। एक नंबर 4 हमने पढ़ा था हलंत। हलंत जो है ये आधा वर्ण होता है। क्या होता है? ये आधा वर्ण। हलंत किसको कहते हैं? जिसके अंदर हलंत लग गया वो आधा वर्ण हो गया। जैसे माना कि हमने ये कै है, इसके नीचे इसको हम हलंत कहते हैं, तो ये कै जो है वो क्या है? आधा वर्ण है, ठीक है ना। इसका प्रयोग भी जो होता है वो संस्कृत में अधिक होता है, संस्कृत में अधिक प्रयोग होता है। ठीक है, इसका भी हमारी संस्कृत में अधिक प्रयोग होता है। तो ये जो है वो आपके क्या है? अयोगवाह। ये क्या है आपके? ये आपके अयोगवाह हैं। अयोगवाह भी आपको परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनको भी हमें पढ़ना चाहिए, इनको भी हमें पढ़ना चाहिए। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। इसमें आगे हमको एक और यहां पर पढ़ना चाहिए, संयुक्त अक्षर, संयुक्ताक्षर, ठीक है ना। संयुक्ताक्षर आपने देखा होगा, हम व्यंजनों के अंदर जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं छ, त्रे और ज्ञ। ये हम व्यंजनों के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन ना तो हमने इसको किसी वर्ग के अंदर पढ़ा, ना हमने किसी व्यंजन के प्रकार के अंदर नहीं पढ़ा। तो ये है क्या? इसके अलावा और भी है, लेकिन अपन को ये जो है वो मुख्य रूप से यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। तो छह जो है इनको संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर का मतलब क्या होता है? संयुक्ताक्षर का मतलब दो या अधिक व्यंजन का मेल होता है इसमें, ठीक है ना, दो या अधिक व्यंजन। देखिए जैसे माना कि हमें के छह लिखना है, तो के और इसके अंदर से और ए, ये आपका इसके अंदर मेल होगा,
ठीक है ना। यदि मैं त्र की बात करूं तो इसके अंदर त्र, रे और ए। यदि मैं गे की बात करूं तो इसके अंदर आपका जय, ये आपका न और ए। ये हमारे जो है तीन संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। हालांकि इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे ये हमारा ज आता है, इसमें दे है, इसमें यह है और ए है। आपका क्या आ जाता है श्रेय, इसके अंदर आपका स है, र है, ए है। ठीक है ना। तो ऐसे काफी वर्ण जो है वो हमारे यहाँ पर देखे जाते हैं, जिनको हम संयुक्त अक्षर के रूप में जानते हैं। एक चीज और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यदि संयुक्त अक्षरों की बात चल रही है, जैसे माना कि यहाँ पर ऐसा अक्षर आपको लिखा दिख जाए, ठीक है ना, या यहाँ पर ऐसा अक्षर आपको लिखा दिख जाए, है ना, चाहे आपको द के नीचे यहाँ पर ध लगा दिख जाए, तो ऐसी स्थिति में हमको काफी कंफ्यूजन होता है कि इसमें ब आधा है कि, जैसे इसमें ब आधा है कि द आधा है, इसमें ध आधा है कि द आधा है, इसमें न आधा है कि है आधा है। जैसे आप चिन्ह लिखते हैं, चिन्ह बहुत से ऐसे लिख देते हैं, बहुत से इसको ऐसे लिख देते हैं, बहुत से इसको ऐसे लिख देते हैं। अब ये सही कौन सा है? यदि हम बात करते हैं इसकी सही की, तो सही कौन सा है? देखिए ये आपका गलत है, ठीक है ना, क्योंकि जब हम आपको ऐसे लिखते हैं ऐसे, तो इसमें क्या होता है आधा है और न पूरा है। यदि आप इसको ऐसे लिख रहे हैं ऐसे, आपको इसमें द पूरा दिख रहा है, लेकिन द पूरा नहीं है, ये द इसके अंदर आधा है, ध पूरा है, इसके अंदर आपका द आधा है और ब पूरा है। तो इसी प्रकार ये आपका राइट है और ये भी आपका राइट है, लेकिन ये आपका क्या है, गलत है। तो जब भी आपको ऐसे संयुक्त अक्षर देखने को मिले और वहां पर आपको कोई कंफ्यूजन हो, तो अपन को देख लेना है कि ये किस प्रकार जो है, कौन सा वर्ण इसमें आधा है, कौन सा इसमें पूरा है। ये दो जो है वो यहाँ पर आपको बता दिए गए हैं। ये तीन जो है वो आपके वर्णमाला के अंदर रखे जाते हैं। हम व्यंजनों में पढ़ते भी हैं, लेकिन व्यंजनों की दृष्टि से ये क्या है, शुद्ध व्यंजन नहीं है, क्योंकि इनके अंदर आपको एक और दो व्यंजन है, एक और दो ये तो व्यंजन है, और एक क्या है, स्वर है। तो दो व्यंजन और एक स्वर, इन तीनों से मिलकर ये बना है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, इनको हम संयुक्त अक्षर के नाम से जानते हैं, संयुक्त वर्ण के नाम से जानते हैं, और व्यंजनों में इनको शामिल नहीं किया जाता है। तो ये हमारे द्वारा जो आपको वर्णमाला पूरी पढ़ाई गई, आपको कैसी लगी, आपको जो हमारे बताने का तरीका, समझाने का तरीका कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो सबके साथ में। आपका सपोर्ट इसी प्रकार यदि बना रहेगा तो आपको इसी प्रकार से नए नए टॉपिक आप तक पहुंचाते रहेंगे। और जिन लोगों ने हमें आज तक सपोर्ट किया है, उन सभी के लिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हार्दिक अभिनंदन हमारे इस चैनल पर। और जो भी आप भविष्य में करना चाहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो और आप अपने जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त करें, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।